दोस्तों नमस्कार। आज की शाम बहुत ही ख़ास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे हाथ में एक बहुत ही अ, ख़ास किताब है, पुस्तक है अ लेजेंडरी ड्रीम आईएमएस बीएचयू। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसको पलट रहा हूं तो मुझे बहुत ही एक जो फीलिंग है वो बहुत ही ख़ास आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है। और इस किताब की बहुत ही ख़ासियत है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं इस समय हूँ जाने माने हार्ट सर्जन, बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी के साथ में, जिन्होंने इस किताब के जन्म से लेकर के इसको एक पूर्ण रूप में हम सभी के सामने लाए हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, कि आज सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ख़ास दिन है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो किताब आई है ये 550 पेज की लगभग है किताब। और इसमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो लोगों से हमेशा दूर रहा है, एक अलग दुनिया रही है, लोगों की जो भ्रांतियाँ रही हैं, एक उनके मन में हमेशा एक तिलिस्मी सा भाव रहा है कि कोई अलग दुनिया है, चिकित्सा विज्ञान। तो उसके बारे में आपने एक ऐसी किताब, ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया है जिससे वो लोग सीधे जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने इसका नाम रखा ए लेजेंडरी ड्रीम आईएमएस बीएचयू, तो इसके पीछे क्या आप की सोच रही, आप इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, इसका नाम हम लोग के बीच में बहुत कई बार मंथन हुआ कि क्या नाम होना चाहिए। आईएमएस बीएचयू तो हम लोग नाम में चाहते ही थे, बट उसके अलावा इस पे मेरे सहयोगियों से, मेरे स्टूडेंट्स लोगों के साथ में हम लोग कई बार बैठे। मुझे याद है आज भी कि कम से कम 5-6 महीने तक हम लोग सोचते रहे होंगे। कई नाम लाते थे, लोग सजेशन भेजते थे, कागज़ पे लिखते थे। फिर अल्टीमेटली हम लोगों को लगा कि कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जो कि आईएमएस बीएचयू को कहीं ना कहीं परिभाषित भी करता हो। तो ए लेजेंडरी ड्रीम, जैसे ये एक सपना था किसी का। भाई, कोई भी संस्थान होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ दुनिया में किसी ना किसी का वो सपना होती है ना। तो अब ये जो इंस्टीट्यूट है हमारा, जो आज हम इतने बड़े रूप में देख रहे हैं, कभी एक सपना भी रहा होगा, एक विज़न रहा होगा किसी का, और वो विज़न आज एक लीजेंड बन गया। वो अपने आप में एक स्तंभ, मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने वाला, कितनों को इलाज दिया होगा, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग यहाँ से लाभान्वित हुए होंगे। तो इस तरीके से इसका नाम आया, ए लीजेंडरी ड्रीम, कि माने एक ऐसा सपना जो कि अपने आप में एक लीजेंड बन गया। तो हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर थे प्रोफेसर केनुडप्पा साहब, और हमारे बीएचयू के जो संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तो ये सपना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का था कि इस तरीके से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक चिकित्सा के लिए एक केंद्र हो। हाँ, एक चिकित्सा का केंद्र हो। और फिर उस सपने को आगे बढ़ाया प्रोफेसर केनुडप्पा साहब ने। माने बहुत से लोग जुड़े इस पूरी यात्रा में, जिनकी कि शायद हमें भी सब नाम नहीं पता और शायद गिनती भी ना की जा सके। बहुत से महान लोग इस कार्य में जुड़ते गए, बट मुख्य रूप से ये नाम वहाँ से आया, ए लेजेंडरी ड्रीम। तो ये अपने आप में एक दस्तावेज है, एक ऐसी पुस्तक है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आपसे भी बातचीत हुई और कई लोगों से बातचीत हुई, तो इस तरह की ये पहली किताब है। हालांकि बहुत सारी किताबें हैं जो अध्ययन से हैं, पाठ्यक्रम की किताबें हैं, लेकिन एक ऐसी किताब जो पूरी तरीके से एक अस्पताल को भी उसमें परिभाषित कर रहा है, चिकित्सा विज्ञान संस्थान को भी परिभाषित कर रहा है, एक डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी होती है, एक अस्पताल में कैसी होती है, और फिर वो मेडिकल कॉलेज में एज ए टीचर कैसी होती है, फिर इसमें मेडिकल के बच्चे का हॉस्टल लाइफ कैसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। तो इसके निर्माण के पीछे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आपके मन में पहली वो चीज़ क्या थी कि हम ऐसी किताब बनाएं, या इसका उद्देश्य क्या हो? इसके बारे में आप बताइए डॉक्टर लखोटिया। ये सवाल तो बड़ा स्पॉन्टेनियस और नेचुरल सा है, लेकिन शायद इसका जवाब लंबा भी हो और थोड़ा जटिल भी हो। कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो उसकी प्रेरणा के कई सारे स्रोत होते हैं किसी भी कार्य के लिए।
देखिए, जो आपने पूछा, मैं आपको इस किताब को पलटिए, इसके पीछे में बुक के जो बुक का लास्ट कवर है, इसमें देखिए एक गीता का एक श्लोक, भगवत गीता से एक श्लोक मैंने लिखा है कि उस श्लोक का मैं इंग्लिश जो रूपांतरण है, जो इंग्लिश है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ये भगवत गीता के अध्याय 3 से ये श्लोक है। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल आवर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ are dependent upon the natural phenomena existing in the society. Sure. The performance of all our creative activities are dependent upon the natural phenomena existing in the society. However, a man with a pride and foolish temperament claims that he is responsible for it. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जो हम लोग जब करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम सृजनात्मक, जो भी हम कुछ सृजन वाला कार्य करते हैं हम लोग, वो कार्य एक्चुअली उसके लिए एक सर्कमस्टेंसेस, एक वातावरण क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे चारों ओर, उसकी वजह से वो कार्य होते हैं। लेकिन एक इंसान ये समझता है कि ये कार्य उसने किया या उसने सृजन किया, तो माध्यम होता है। हाँ, वो माध्यम होता है, इंसान बस एक माध्यम मात्र होता है। तो ये मुझे श्लोक बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को भी मन में कभी कभी आया कि जब ये जो कार्य है जो मेरे माध्यम से होने जा रहा है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली होगी मुझे? जाहिर सी बात है, इसकी प्रेरणा मेरे चारों ओर जो घटित हो रहा होगा उसी से मिली होगी। तो मुझे ये श्लोक इस चीज़ के लिए बड़ा ऐप्ट लगा, इसलिए मैंने इसको बुक के पृष्ठ पे, ऊपर वाले पृष्ठ पे इसकी जगह दी। अब बाकी देखिए, जो आपका सवाल है उसका अगर और गहराई से उस पर सोचें तो फ़ोटोग्राफ़ी मेरा हमेशा से शौक़ था, और मैं अपने चिकित्सा के सफ़र के दौरान हमेशा से ही अपने MBBS के वक़्त से, आज से 30 साल पहले जब मैं आया था मेडिकल क्षेत्र में, तभी से फ़ोटोग्राफ़ी करता रहा। अपने अस्पताल की चीज़ों की, दुनिया की, आसपास की, मेडिकल की दुनिया की, मरीज़ों की क्लिनिकल फ़ोटोग्राफ़ी जो मैं आज तक करता आ रहा हूँ, वीडियोज़ बनाता रहता था मैं। तो ये सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता था। अब उन फोटोग्राफ्स को मैं अपने पास तो स्टोर रखता था, उनको इकट्ठा करता था, उनको कैटलॉग करता था। मेरा मन होता था कि मैं उसको एक पब्लिक तक ले जाऊं, जिन्होंने कि मेडिकल वर्ड के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा है, वो ये कि जब वो इलाज कराने, बीमार गंभीर अवस्था में या बीमारी की अवस्था में जब इलाज कराने अस्पताल जाते हैं, तो उनका जो आमना सामना मेडिकल वर्ड से होता है वो उसको उतना देखते हैं और वापस आ जाते हैं। कई बार जब मेरी बातचीत होती थी, मेरी और तरह की रुचियां होने की वजह से, तो मेरी बातचीत और भी कई विभिन्न क्षेत्र के लोगों से होती थी, तो मुझे ये एहसास होता था कि शायद लोगों को मेडिकल क्षेत्र के बारे में बहुत ही ऊपरी सतह से पता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता है। वो उसका एक कारण ये भी था कि शायद मेडिकल की जो फील्ड है वो अपने आप में ही एक, जैसे आपने बताया ना, तिलिस्मी या रहस्यमयी जैसी लगती है एक दुनिया को। और मेडिकल के बहुत सारे क्षेत्र, मेडिकल कॉलेज, ऐसा नहीं है कि वो आम रास्ते नहीं होते, अस्पताल आम नहीं होता कि कोई भी जाकर कहीं भी देख ले कि OT के अंदर, ICU के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सब लोगों को एक लगता था क्या होता होगा, कैसे होता होगा। जनरली लोगों को कैसे पता चलता है? मीडिया से, अखबारों से। पर मुझे नहीं लगता जितनी मीडिया मेरे होश-ओ-हवास से, मैंने मीडिया में जो चीज़ें देखी उससे मुझे एहसास हुआ, या फिल्मों से पता लगता है, मुझे एहसास हुआ कि शायद जो सही जो दर्पण है, जो सही चेहरा है, या जो सही चीज़ें होती हैं मेडिकल वर्ड के अंदर, वो वैसी नहीं दिखाई जाती, वो नहीं आती वैसी। तो मन में एक ये हमेशा से चीज़ थी कि माने नेगेटिव चीज़ तो मेडिकल वर्ड की बहुत आती है बाहर। आजकल आप देखिए, माने ठीक है, मैं उसको नेगेटिव नहीं कहता, वो कहीं हद तक सच्चाई भी है, खैर वो एक अलग विषय है, एक अलग चीज़ है। हाँ, पर जो चेहरा, जो चीज़ सामने आती है, वो ज़्यादातर वक्त एक नेगेटिविटी वाली चीज़, मेडिकल वर्ड के जो एक किसी भी फील्ड का जो बुरा चेहरा होता है वो सामने आता है। पर बहुत सारी चीज़ अच्छाई होती रहती है, कितनी मेहनत से लोग पढ़ते हैं, कितनी मेहनत से लोग काम करते हैं, रात दिन कैसे काम होते हैं, कितने सेक्रीफाइसेस होते हैं, लोग कैसे अपनी मेडिकल के छात्र छात्राएँ, उसके आगे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ किन कठिनाइयों से जूझते हुए अस्पतालों में कार्य करते हैं, कैसे मौत से रोज़ लड़ते हैं, मौत और ज़िंदगी का खेल को कैसे देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल वर्ड में जो कि एक आम आदमी से बहुत दूर थी, और वो उसको नहीं समझता होता। उसको पता तो होता है यहाँ मौत और ज़िंदगी का फैसले होते हैं, लेकिन उसको शायद वो
वो उसको देखता नहीं है, वो उसकी गहराई को नहीं समझ पाता, या वो उसकी गहराई को देखता नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती थीं। मैं खुद भी सुनता था, जब मैं किसी से मिलता था तो वो लोग कई बार बातचीत में, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा डॉक्टर्स ऐसे भी करते हैं, अच्छा डॉक्टर्स के पास ये भी काम होता है, अच्छा तुम लोग पढ़ाते भी हो, अच्छा तुम लोग एग्ज़ाम भी लेते हो, अच्छा तुम लोग की ऑफिस भी होती है, हम लोग लगता था तुम लोग तो अस्पताल जाते हो और आ जाते हो, अच्छा तुम लोग ऑफिस में तुम लोग के बाबू लोग भी होते हैं, तुम लोग फाइलों में भी काम करते हो। तो मैं बोलता था नहीं, हम लोग टेंडर भी निकालते हैं, हम लोग परचेजिंग भी करते हैं। तो हम लोग, वो जो सवाल पूछते थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग अब होते बहुत थे। पढ़े लिखे लोग होते थे जिनको कि सब पता होता सब था। पता होता है। पता मतलब मैं ये नहीं, मैं उनकी कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि उनको क्यों नहीं पता, जी। ये जाहिर सी बात है उनको नहीं पता होना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो माने ये मेरा प्रयास कितना सफल हुआ मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी फील्ड है, इसमें इतना कुछ है कि इसके ऊपर कितने ही ग्रंथ लिख दिए जाएं कम है। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक किताब हो सकता है, एक ग्रंथ हो सकता है ना। मेडिकल के आपको लाइब्रेरीज जाकर देखिए तो आपको हर सब्जेक्ट पे एक एक माने सैकड़ों किताबें दिखाई देंगी एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी अनंत है, ह्यूमन बॉडी की जो चीज़ें हैं वो अनंत हैं, बीमारियां अनंत हैं, तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। बट फिर भी मेरा ये प्रयास था, ये प्रेरणा मतलब मेरे को इसी से आती थी कि जो जैसे उसमें श्लोक में है ना कि भाई आपका जो वातावरण है, आपकी जो सोसाइटी है, वही आपको प्रेरणा देती है, उसी से आपको विचार उत्पन्न होते हैं, हाँ प्रेरित होते हैं। तो और माध्यम आप बन जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि घर में भी मैं देखता था, मतलब मैं आपको बताऊं इस चीज़ पे कि मतलब मेरे घर में भी मुझे एहसास होता था कि हम लोगों को की लाइफ को बहुत नहीं जानते लोग घर पे भी। माने तो दूसरों को मैं क्या बोलूं, जिनके साथ मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, अगर वो डॉक्टर नहीं है, उसने नहीं देखी है वो ज़िंदगी, तो वो नहीं समझ पाता था हमारे पेन, हमारी तकलीफ़ें, हमारे काम करने की शैली। तो ये सब चीज़ें मेरे को बड़ा मन था कि किसी तरीके से यदि एक पुस्तक के रूप में, भले ही उसकी एक ग्लिम्स, उसकी एक झलक ही दिखा सकें, लेकिन एक आम आदमी तक, ताकि उसका जो जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि आप सिर्फ मेडिकल वर्ड को नेगेटिविटी से ना जोड़ें। मेडिकल वर्ड में भी खुशी है, मेडिकल वर्ड में भी उल्लास है, मेडिकल वर्ड में भी अच्छी चीज़ें होती हैं, मेहनत करते हैं लोग, रात दिन काम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए आज सारी दुनिया में लोग बीमार पड़ते तो सब लोग कभी ठीक ही नहीं होते, यदि चिकित्सा विज्ञान में सब कुछ खराब होता तो, है ना। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि ये सारी चीज़ें हम लोग पब्लिक तक ला पाएँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और मैंने खुद देखा है। हम भी एक ऐसे गांव से आते हैं जहाँ पे अभी भी डॉक्टर्स मतलब बहुत ही एक अलग पावर, अलग ही चीज़, जिनके बारे में लोग ये भी नहीं, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था वो खाते कैसे होंगे, कैसे पीते होंगे। जबकि अ, ये भी है कि विश्वास भी बहुत है। हम अपने शरीर का एक हिस्सा भी कभी किसी को छूने तक नहीं देते हैं, लेकिन किस समर्पण भाव से हम पूरा समर्पित कर देते हैं। और कई बार जब पेशेंट होता है, एडमिट होता है, चाहे आईसीयू में हो या फिर वो ओटी में हो, तो उस समय उसके परिजन, उसके परिवार वाले डॉक्टर की इतनी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं और उस पेशेंट के परिवार वालों के लिए एक एक शब्द डॉक्टर का जो होता है वो ऐसा लगता है कि बस ईश्वर बोल रहा है। एक वाक्य के लिए अ, उसके लिए लगता है कि उसने सदियों से इंतज़ार किया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको एक शब्द कहने में उनकी कम से कम, अगर एक वाक्य कहना है तो कई बार उनकी सांसें टूटती हैं। तो इसका साफ साफ यही कारण है कि उन्होंने बहुत ही दूरी से देखा और एक ही रिश्ता उन्होंने ज़्यादातर देखा कि डॉक्टर और पेशेंट का। लेकिन उसके अलावा भी उनका जीवन है, उनके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे रचनात्मक कार्य हैं। और सबसे जो खुशी की बात है वो तो ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी ने इसीलिए सभी विषयों की स्थापना भी की थी कि उसमें साइंस भी हो, आर्ट भी हो, लिटरेचर भी हो और एक दूसरे से सब लोग जुड़ पाएँ। और जब वो दूसरी दुनिया में जाएँ तब कोई ये ना पूछे अच्छा डॉक्टर साहब आप पढ़ाते भी हैं या आप एग्ज़ाम भी लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रही और मुझे लगता है कि उसी विचार को लेकर के आपने इस किताब की स्थापना की है कि ये लोगों तक पहुँचेगी और लोगों के अंदर में जो रहस्य है, जो इसके प्रति जो उनके अंदर में एक सीक्रेट है वो ख़त्म होगा और लोग और सहज हो पाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें 5 अध्याय हैं।
शुरू से होता है कि मेडिकल कॉलेज कैसा है, उसके परिचय के बारे में। जी जी जी। तुम यहाँ से बोलो तो मैं ये जानना चाहूँगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय में आपने इस किताब को पूरी विभाजित किया है, एक क्रम में बैठाया है समझने के लिए, लोगों के समझने के लिए। तो शुरू में फिर मैंने देखा कि उसमें छात्रों की कैसी गतिविधियां हैं, शुरुआती उनका कैसा दौर होता है। सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने बताया है, तो उसके बारे में आप बताइए कि कैसे इनको आपने क्रमवार कैसे इनको इस अध्याय में समाहित किया। देखिए, इस किताब को बनाने के लिए मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कोलीग्स, सब लोगों ने, यहाँ के एल्यूमिनी, हम लोग बहुत चर्चाएं करते थे कि ये किताब बनानी है। ये विचार मेरे मन में पिछले 5-6 साल से लगभग चल रहा था। 2015 में जब मेरी एक इटर्नल रिफ्लेक्शंस बुक आई थी, किताब आई थी, तो जब वो किताब आई थी फिर उसके कुछ दिनों बाद से मेरे मन में चल रहा था कि जो मैं फ़ोटोग्राफ्स लेता हूँ मेडिकल वर्ड की, और मेडिकल वर्ड को जो मैं देखता हूँ कि इसको लोग नहीं समझते, जैसा मैंने आपको बताया, और मेरे घर वाले भी नहीं समझते। कई बार मुझे ऐसा एहसास होता था कि हम और अपने फिर मैं खुद जब मैंने फैकल्टी बना, फिर मेरे यहाँ पे सब स्टूडेंट्स इतने, आईएमएस इतना बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लगभग 2500 के लगभग स्टूडेंट्स हैं, इतनी सब मेहनत करते हैं रात दिन। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं उनकी पूरी वो जो एक दिनचर्या है, एक जो डॉक्टर कैसे बनता है, ये जो इतना महान इंस्टीट्यूट है जो कि इतने सालों से इतनी सेवाएं दे रहा है लोगों को, तो इन सब के बारे में कैसे एक पूरी चीज़ हम लोग कुछ तैयार करें जो कि एक झलक दे सके इन सारी चीज़ों को लेते हुए। तो शुरुआत में जब हमको याद है कि जब इस बुक की चर्चा चीज़ें चालू हुई तो शायद 2016 या 17 में करीब पहली बार ऐसा विचार आया कि हम लोग एक ऐसी बुक एक बनाते हैं। हाँ, फिर मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है 2017 में शायद जाड़ों का वक्त था, जब एक बार हम ऐसे लिखने बैठे अपनी डायरी में कि अगर बुक बनाएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो एक छोटी सी डायरी थी, उसमें मैं ऐसे लिखने बैठा, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे कि एक बुक अगर आईएमएस के ऊपर बनाएं और डॉक्टर्स की लाइफ पे बनाएं तो इस तरीके से होनी चाहिए। तो वहाँ से वो उसका मतलब मैं उसको बीज तो नहीं कहूँगा, बीज तो शायद कभी और कभी पहले पढ़ा होगा इस किताब का। हाँ बिल्कुल, वो अवचेतन में, अनकॉन्शियस में कहीं पढ़ा होगा। पर वहाँ से इस किताब का एक, जिसको कहते हैं ना कि एक हल्का सा ढांचा बनना चालू हुआ, एक हल्का सा ढांचा बनना चालू हुआ। तब से लेकर अब तक, जैसे कि आप बताएं कि 5 इसके अध्याय जो हैं, कई सारे बदलाव हुए। उस दौरान हम लोग सोचते रहे कि कैसे करें, कौन से अध्याय को पहले रखें, कौन से अध्यायों को बाद में रखें। मन में 2 विचार था, एक कि आईएमएस की हिस्ट्री को दिखाना है, आईएमएस कैसे बना, उसके पीछे कितने सारे लोगों का कैसे योगदान रहा, कितनी मेहनत से ये चीज़ बनी। हमको मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि देखो, जिस छत के नीचे तुम आज बैठे हो, टेक फॉर ग्रांटेड मत लो। सबको लगता है कि तो बन गई होगी, किसी ने बनाई होगी, लेकिन कोई भी छत, कोई भी मकान, कोई भी चीज़ कि जो बनाने की पीछे की कहानी होती है ना, मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि हम अगर किसी इंसान की एक कहानी को जानते हैं तो वो कम से कम हम उसकी 99 कहानी को नहीं जानते एकदम बिल्कुल। ये जैसे आइसबर्ग होता है ना, कि उसका 1% हिस्सा हम ऊपर देखते हैं, 99% हिस्सा समुद्र के नीचे होता है और हमको दिखता नहीं। वही मेरे ख्याल से हर इंसान की जिंदगी भी होती है। हम अगर किसी जिंदगी को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, हम उसकी एक स्टोरी से हम उस इंसान को नहीं समझ सकते, हमको आइडिया मिल जाती है। तो उसी तरह आईएमएस है, ये इंस्टीट्यूट है, ये चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मैं उनसे क्लास में हमेशा ये बोलता था कि तुमको ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कत है, हर कोई यहाँ से खुश होकर नहीं जाता, बहुत से लोग निराश होकर जाते हैं, बहुत से लोग बहुत सी कंप्लेंट्स करते हैं, वो सब ठीक है ना, लेकिन उससे कहीं 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 ज़्यादा बहुत सारे लोग यहाँ से खुश होके जाते हैं, यहाँ से बहुत ले करके जाते हैं, पूरी दुनिया में फिर ज्ञान फैलाते हैं, यहाँ से डिग्रीज लेके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, ज्ञान लेकर के जाते हैं। तो ये सब कैसे बना होगा, इसकी यात्रा क्या रही होगी, कभी उसको भी जानो, कभी उसको भी समझो, कितनी कठिन रही होगी। जिसको आज तुम सोचते हो कि ये फर्श और ये छत हमारी ऐसी बनी है, हम उस पर चल रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ इस बुक की जो पहला अध्याय है, स्टोरी ऑफ आईएमएस, उसमें समाहित है।
कि कैसे ये इंस्टीट्यूट बना, कैसे इसकी आइडिया आई, कैसे मैंने जब डिस्कस किया, मुझे भी नहीं पता था, जब मैं इसके लिए पढ़ने लगा, अध्ययन किया, रिसर्च करना चालू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने हिस्ट्री के संरक्षण में कमजोर तो हैं, बिल्कुल है ना, हम लोग कमजोर हैं। हम लोग अपनी शायद हिस्ट्री को और इतिहास को उतना महत्व दे करके संरक्षण करके नहीं ऊपरी सतह को देख करके। हाँ, तो फिर खैर हमारे जो सीनियर्स थे, जो यहाँ के सीनियर प्रोफेसर्स थे, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे, उन सब ने मैंने उन लोगों से सबसे बात की। धीमे धीमे करके मुझे 1 लिंक से 2 लिंक से 4 लिंक पुरानी कुछ किताबें मिली, सब चीज़ें मिली, कि रुपा साहब के लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स मिले। तो ऐसे करके धीमे धीमे स्टोरी ऑफ IMS हमारी बुननी चालू हुई, उसको हम लोग धीमे धीमे पिरोना चालू किए। तब मुझे एहसास हुआ कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ है, और कैसे मालवीय जी के मन में, मैंने इसका जो बीज पड़ा था, ये जो आज हम IMS देखते हैं, इसका बीज असल में 1919 में पड़ा। 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन उस वक्त हुआ था, वो नागपुर में हुआ था। तो नागपुर के उस अधिवेशन में ये बात हुई कि अंग्रेजों की तरफ से बहुत तेजी से पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति जो है, मॉडर्न मेडिसिन जो है, वो उसके कॉलेज हर जगह खुल रहे हैं, और आयुर्वेद पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सब लोगों ने, जो कांग्रेस के जो नेतागण थे, उन्होंने कहा कि भाई मालवीय जी, आपके पास एक यूनिवर्सिटी है जिसको आपने चालू की है, तो क्यों नहीं आप अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा खोलते हैं जो कि आयुर्वेद को पे ध्यान दे करके खोले। बिल्कुल। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ भी चलाने के लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जो थी वो मॉडर्न मेडिसिन और माने एलोपैथिक सिस्टम को बढ़ावा दे रही थी। तो मालवीय जी को ये बात जची कि हाँ, हम अपनी यूनिवर्सिटी BHU में ये चीज़ चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले उस अधिवेशन में वो बात हुई, और वहाँ से वो जब वो पारित हुआ, वो जो मसौदा था, तो उसको मालवीय जी को क्रियान्वयन करने के लिए बोला गया। तो उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिर आयुर्वेद विभाग की स्थापना की, उस अधिवेशन के उस निर्देश को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे वो कहानी चालू हुई, और उस कहानी का आज देखिए कितना अलग रूप है ना। तो फिर धीमे धीमे फिर वो कहानी चली, फिर कोर्सेज चालू हुए, आयुर्वेद की पढ़ाई चालू हुई। फिर मालवीय जी का उस समय आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का मिक्सचर करके था कि दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाए, दोनों की शिक्षा दी जाए। धीमे धीमे वो फिर एक पूरी कहानी है। तो वो इसका जो पहला अध्याय है, स्टोरी ऑफ IMS, उसमें आता है सारा इतिहास, वो पूरा IMS का इतिहास, कि कैसे वहां से चालू होकर के जो आज का IMS है वो कैसे बना। तो वो पूरा स्टोरी, मतलब आज के IMS में आप देखिए तो लगभग 2500 स्टूडेंट्स हैं, लगभग 70 के करीब लगभग डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लगभग 500 से 600, माने मुझे अब एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता, क्योंकि संख्या हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन लगभग 500 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अपने आप में अनूठा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, दंत चिकित्सा और नर्सिंग, इन चारों विधाओं की पढ़ाई होती है, और किसी भी एक इंस्टीट्यूट में इन चारों सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाया जाता पूरे भारत में कि चारों सब्जेक्ट्स एक ही इंस्टीट्यूट में सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी ऑफ IMS में सम्मिलित हैं। यहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार का पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सारा जो और तरह का इंस्टीट्यूट स्टाफ होता है वो है। तो ये अपने आप में एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा शहर है। तो कैसे उसे एक डिपार्टमेंट से, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में शायद उस समय 1 या 2 लोगों से स्टार्ट हुआ होगा, तो अपने लगभग आज 100 साल होने आए। वही उस जो विचार था, उसके बीज को आज लगभग 100 साल हो गए। 1919 में हुआ और आज 2020 है। बिल्कुल। तो 100 साल की ये जो यात्रा है, उसको हम लोगों ने इस स्टोरी ऑफ IMS में पिरोने की कोशिश, गागर में सागर समाहित करने की। मतलब भाई मैंने कहा ना कि ये तो बहुत छोटी सी स्टोरी है, पर इसके पीछे हजारों और कहानियां हैं, सबको इसमें सम्मिलित करना संभव नहीं है। तो पहला चैप्टर इसका स्टोरी ऑफ IMS है। फिर टेल ऑफ व्हाइट कोट है। तो टेल ऑफ व्हाइट कोट जो है, ये बेसिकली इस किताब में एलोपैथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक, नर्सिंग एंड डेंटल साइंसेस, ये चारों की जर्नी है। तो टेल ऑफ व्हाइट कोट बेसिकली कैसे जो मेडिकल के छात्र छात्राएं होती हैं, उनकी क्या ज़िंदगी होती है, कैसे वो अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई में, जो कि लगभग पूरा जो कैरियर होता है वो 10 से 15 साल का होता है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी सारी क्या क्या पढ़ाइयाँ की।
तो जैसे MBBS में जब आप घुसते हैं या BAMS में या BDS में या फिर BSc नर्सिंग में, तो वहाँ से घुस करके जो आपका बैचलर कोर्स होता है जिसको ग्रेजुएशन कोर्स बोलते हैं, उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, MDMS हुआ आयुर्वेद में या फिर एलोपैथी में या फिर डेंटल में MDS हुआ। फिर उसके बाद आप सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं, जो लोग ऑप्ट करते हैं, DMMC कोर्सेज हुए। तो ये लगभग 13 से 15 साल की जो पूरी जर्नी होती है, पूरी यात्रा होती है, तो टेल ऑफ व्हाइट कोट उसको दर्शाता है कि उनकी सब्जेक्ट्स, उनके क्लासेस, उनके क्लासरूम्स में प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ हो जाते हैं, कैसे करते हैं। तो ये एक जस्ट झलक है, मैंने जैसे बताया, एक झलक है। सबको नहीं तो एक एक सब्जेक्ट पे एक एक इतनी मोटी किताब आ सकती है, किताब उससे ज़्यादा आ सकती है ना। और फिर ग्लिम्पसेस ऑफ IMS है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ IMS जो है उसमें IMS के इन जनरल जो एक जैसे मान लीजिए एक टूर ऑफ IMS है, एक प्रकार से एक गाइडेड टूर ऑफ IMS है। ग्लिम्पसेस ऑफ IMS जो सेक्शन है कि अगर किसी को देखना हो कि IMS में डिफरेंट विभाग क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये लगभग 150 पन्नों में ये ग्लिम्पसेस ऑफ IMS में एक प्रकार से आप पूरे IMS को घूम सकते हैं। पूरे IMS का पूरा टूर ऑफ IMS है। जैसे आप किसी शहर में घूमने जाते हैं तो आपको बोलते हैं ना गाइडेड टूर ले चलें तो शहर की इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई जाएं। तो ये ग्लिम्पसेस ऑफ IMS वो है। फिर बिहाइंड द कर्टेन्स जो चैप्टर है वो हमेशा मुझे लगता था कि अस्पताल को लोग डॉक्टरों से पहचानते हैं, बिल्कुल, और फिर कुछ लोग सिस्टर से पहचानते हैं कि डॉक्टर्स और सिस्टर्स काम करते होंगे अस्पताल में, दो लोग। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर हमारे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आकर के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मेडिकल कॉलेज में को चलाने के लिए, अस्पताल को चलाने के लिए डॉक्टर्स और सिस्टर्स जो होते हैं वो एक हमारे पूरे वर्कफोर्स का मुझे लगता है 25-30% होते हैं। क्या बात है ना, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पूरे वर्कफोर्स का मैं बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो जैसे वर्कफोर्स है, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, जो आपका हमारे ऑफिस को चलाने के लिए जो पूरा का पूरा स्टाफ होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बहुत बड़ा होता है, फिर उसके अलावा जो हाउस कीपिंग का स्टाफ होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब ये लोग अगर नहीं रहेंगे तो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तो कल्पना ही आप नहीं कर सकते हैं। पर ये बिहाइंड दी कर्टेन्स है, मतलब बेसिकली ये पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं निस्वार्थ भाव से। लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे अगर ये लोग में से कोई ना रहे। बेस है इनको, ये अस्पताल की जो जैसे नींव का पत्थर है ना, वो दिखता नहीं है, तो ये अस्पताल के नींव के पत्थर है जो दिखता नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा वर्कफोर्स होता है हॉस्पिटल का। तो बिहाइंड द कर्टेन सेक्शन में हम लोगों ने उनके काम को और उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। मतलब हमारे हॉस्पिटल में अगर आप आएंगे तो इसमें है, अगर इसमें हम लोग देखेंगे बिहाइंड द कर्टेन्स वाला सेक्शन, तो हाँ, तो अब इसमें देखिए आप ये सब अलग अलग विभाग हम लोगों ने इसमें लिखे हैं। अब जैसे हाँ, तो जैसे ये जो बिहाइंड द कर्टेन्स है, सो अब इसमें आप देखो जैसे ये जो सारे इन पन्नों में हम लोगों ने जो डिफरेंट अस्पताल की ऑफिसेज और जो अपने मेडिकल कॉलेजेस के ऑफिसेज होती हैं उनको दिखाया। जैसे हॉस्पिटल में जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे अस्पताल में क्या क्या और चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल के एक फंक्शनिंग में। हॉस्पिटल में एक स्टोर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ऑफिस होती है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की ऑफिस होती है, हॉस्पिटल के जॉइंट रजिस्ट्रार्स की ऑफिस होती है, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है हॉस्पिटल का। CSSD माने जो स्टराइल करने के लिए जो OT के लिनेंस और जो पूरे हॉस्पिटल के OT में जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं तो उनको पूरा स्टरलाइजेशन का जो डिपार्टमेंट होता है उसको अलग से पूरा डिपार्टमेंट होता है। हॉस्पिटल में बहुत बड़ा वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट होता है। हॉस्पिटल का लोड बहुत ज़्यादा होता है तो पूरा फुल फ्लेजेड एक इलेक्ट्रिसिटी की पूरी वर्कशॉप होती है, पूरा डिपार्टमेंट होता है, जनरेटर का पूरा बैकअप होता है, कई मेगावाट्स के पूरे प्लांट होते हैं। तो ये सबको देखने के लिए जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो पूरे होते हैं। वर्कशॉप होती है हॉस्पिटल की अपनी, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, ऑक्सीजन सप्लाई, गैस सप्लाई, रिकॉर्ड सेक्शन का मेंटेनेंस, फाइनेंस, परचेज,
स्टोर्स, सीसीआई माने लेबोरेटरी जो सारी अस्पताल की होती हैं 24 घंटे चलने वाली, रोज़ की हज़ारों जांच होती हैं वहाँ पे, तो वो सारी की पूरी होती हैं। सैंपल कलेक्शन सेंटर्स, मॉर्चुरी जहाँ पे कि डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, लॉन्ड्री, किचन, धर्मशाला, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटीज़, कैश कलेक्शंस, तो ये सारी की सारी अस्पताल की सब डिफरेंट यूनिट्स हैं। और इन यूनिट्स को कोई डॉक्टर और नर्सेज नहीं चलाते, इनको चलाने के लिए पूरी दूसरी वर्कफोर्स होती है और इनके बिना आप अस्पताल की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक माने हम सब को भी जानने की ज़रूरत है और पब्लिक को तो जानने की ज़रूरत है ही, उसको एक उनको पूरा एक सिस्टम एक कैसे चलता है उसका एक माने एक पूरा बर्ड्स आई व्यू मिलता है। फिर ये जो 5वां अध्याय है ये हैप्पी मेडिकोज है। तो ये हमारा माने मुझे हमेशा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशन में, है ना। जितना आपकी बैलेंस्ड लाइफ होगी उतना आप खुश रहोगे और जितना आप खुश, हाँ, उतना आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। भाई जितना आप, भाई मेडिकल लाइफ क्या है, मेडिकल लाइफ एक प्रकार से देखिए तो बेसिकली आपको तो खुशी बांटनी है ना, वो आप अपने इलाज और चिकित्सा के द्वारा बांटते हो, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड मतलब अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप खुशी तो कभी नहीं दे पाओगे, है ना। मैंने आप ट्रीटमेंट दे पाओगे लेकिन आप हीलिंग नहीं कर पाओगे, है ना। तो ट्रीटमेंट और तभी पूर्ण होता है, हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, हाँ। तो एक स्वस्थ वातावरण मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ, हैप्पी, पीसफुल, है ना, ताकि वो मन लगा के पढ़ाई कर सकें। उनकी अच्छी, आपका वातावरण अच्छा नहीं होगा, आप खुद हेल्दी नहीं होगे तो आप हेल्थ क्या बांटोगे भाई, जो आपके पास है वही तो आप दूसरे को दोगे ना। आप खुद खुश नहीं हो, आप खुद हेल्दी नहीं हो तो आप दूसरे को हेल्थ और क्या दोगे, दूसरे को खुशी क्या दोगे, नहीं दे सकते आप। तो हमारा हम लोग का जो पूरा एक माने एम है, एक जिस चीज़ पे मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहीं से उन्हें बैलेंस्ड लाइफ जीना आना चाहिए। किसी भी एक, भाई ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ बहुत टफ होती है, उनको बहुत काम करना पड़ता है, रात दिन जगना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने अंडर ग्रेजुएट में, ग्रेजुएशन में जब आप MBBS करते हैं तो 22-23 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। सबसे आप ऐसे सोचिए, हाँ, आप ऐसे सोचिए, अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, खूब सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। माने एक MBBS के छात्रा को कुल मिलाकर के यदि हम लोग देखें तो मैंने कोई काउंट नहीं किया और मुझे लगता है कि छोटे बड़े अगर सब एग्ज़ाम्स मिला लें तो 200 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं अपने पूरे 5 साल में MBBS में, सिर्फ MBBS में। उसके बाद वो फिर ऑल इंडिया एंट्रेंस देता है, फिर कंपटीशन करता है, फिर PG में जाता है। PG में रात दिन खटाई, रात दिन कितनी डांट सुननी पड़ती है अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बहुत सारे काम रहते हैं। सोना, खाना, पीना, कहीं किसी चीज़ का कोई निश्चित समय नहीं रहता। आप एकदम स्ट्रेस में काम करते हो, रात दिन मौत और ज़िंदगी की लड़ाई देखते हो। कुल मिलाकर के माने आप एक प्रकार से बहुत, जिसको कहते हैं ना, एकदम अंदर से आपको झकझोर दिया जाता है। ये बहुत बहुत कठिन कोर्स है और इसमें आपको अपने आप को, एक प्रकार की तपस्या है, एक प्रकार की मेडिकल की जो पढ़ाई है वो तपस्या है। तो इस तपस्या में आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। आप वाकई में बहुत कुछ गंवा देते हो जब आप बाहर निकलते हो तो, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली जो चीज़ है वही इसमें होती है, वही इसमें होती है। और इसमें पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। फिर आप फिर निकलते हो MD-MS करके, तो आप ऑल इंडिया एंट्रेंस फिर देते हो, फिर कम्पीट करते हो, फिर DMMCH में जाते हो, उसमें फिर रात दिन काम, रात दिन पढ़ाई, मोटी मोटी किताबें, माने कठिन एग्ज़ाम्स और बहुत स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत जिसको कहते हैं कि माने ठोक बजा करके आपको पास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस डालती हैं। तो हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स लाइफ से ही, मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ से ही कैसे बैलेंस्ड लाइफ जीनी है उसके बारे में चर्चा करें, बात करें। क्योंकि जब उनके, भले वो जी ना पाएँ उस वक़्त, लेकिन अगर उनके मन में ये चीज़ रहेगी कि नहीं हमें बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, हमें सिर्फ भागना नहीं है अपने प्रोफेशन में, है ना। अगर वो मन में वो विचार रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के वो वृक्ष का रूप भी लेगा, वो उसको जीने की कोशिश भी करेंगे बैलेंस्ड लाइफ को, है ना। तो
जो बुक का जो लास्ट चैप्टर है हैप्पी मेडिकोज, तो उसमें हम लोग ने ये सब दिखाया है कि डॉक्टर्स की और जैसा आपने बताया ये यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी और विधाएं भी होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो हमारे भी स्टूडेंट्स लोग उन चीज़ों का भी कई बार फ़ायदा लेते हैं। म्यूज़िक है, पेंटिंग है, डांस है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये सब चीज़ों में, और प्लस मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि सबकी हॉबी होती है, सब खूब टैलेंटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पढ़ाई में टैलेंटेड होते हैं, पढ़ाई के अलावा वो अपने उनकी हॉबीज़ में, चाहे पेंटिंग हो, तुमने भी बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स की क्लासेस ली हैं, बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को तुमने पेंटिंग सिखाई है, तो तुमने खुद देखा होगा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स में कितना टैलेंट होता है ना। हाँ, तो पर ये टैलेंट कहीं ना कहीं मर जाता है समय के साथ, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी हार्श होती है, काम इतना हार्श होता है कि वो उसको कर नहीं पाते। तो ये बुक का जो लास्ट चैप्टर है ये कहीं ना कहीं उस एंगल से है कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग इस चीज़ से हम लोग इंस्पायर हों, हम लोग को प्रोत्साहन मिले कि नहीं, हम लोगों को अपनी हॉबीज़ नहीं छोड़नी है, हमको उनके साथ जीना सीखना है ना, उनके साथ में भी जीना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल कर के आ रही हैं सर, और मुझे लगता है कि कोई भी विधा हो उसमें जब आप पूरा बैलेंस करके चलते हैं तो आपको एक दूसरी जो आपकी जो दूसरी विधा है वो भी आपको सपोर्ट करती है। और मेडिकल में भी यही है। अभी मैंने इसमें देख रहे थे, बहुत सारे ग्लिम्स हैं इसमें, तो उसमें है कि कल्चरल प्रोग्राम भी आपके यहाँ बहुत अच्छे से होते हैं। लेक्चर हो गया, उसके साथ में और भी कई कार्यक्रम हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इस दिशा में वो कितना कर पा रहे हैं, कि जैसे आपने इसमें दर्शाया, एक तरीके से ये एक सवाल भी है और एक लोगों के लिए एक आइडियल भी है कि आप मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके जीवन को कैसे आप बैलेंस करें। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि पूरे भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा देश है तो उसके सारे हिस्सों में अगर सब लोग विकसित हो गए, सबकी समस्याएं एक जैसी ही होती हैं अमूमन, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है, मैं ये कहूँगा। मेडिकल में पढ़ाई का जोर इतना ज़्यादा रहता है कि ज़्यादातर जगहों पे या तो उनको मौका नहीं मिलता, या समय नहीं मिलता, या वैसा वातावरण नहीं होता कि वो इतनी सारी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को भी साथ में लेकर के चल पाएँ। इसके लिए अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए, जो छात्र है, जो छात्रा है, उसके अंदर से भी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे भी करना है। टाइम को डिवाइड करना, प्रायोरिटी करना, टाइम मैनेजमेंट करना कि कैसे मुझे अपनी पढ़ाई के साथ अपनी और चीज़ों को भी बैलेंस करना है। ये एक अंदर से भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए, अपनी हॉबी के लिए पैशन होना चाहिए। बट इसके अलावा अगर आप में ये सब है, ये तो आपके अंदर की कंट्रोल की चीज़ है, लेकिन इसके अलावा कई सारी चीज़ें आपके वातावरण भी डिसाइड करता है। आपको क्या वैसा माहौल मिल पाया है जिसमें आप उसको कर पाएँ, क्या आपको कॉलेज सपोर्ट करता है, आपकी यूनिवर्सिटी उसको सपोर्ट करती है, आपके कॉलेज में क्या उस तरीके के ऑडिटोरियम्स हैं, कॉलेज में उस तरह की जगहें हैं क्या, उस तरह के ओपन गार्डन्स, लॉन्स हैं क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स डिसाइड करती हैं। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का दुर्भाग्य है हमारे यहाँ पे कि हम लोग मेडिकल में इन चीज़ों पे, हमारा पाठ्यक्रम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता है। हालांकि अब रिसेंट पास्ट में, पिछले कुछ सालों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पे ध्यान देना चालू किया है, और जो मेडिकल का पाठ्यक्रम है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से डिसाइड करती है कि इतने घंटे ये चीज़ है, इतने घंटे ये चीज़ है, ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो डी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कोर्सेज, उनकी मान्यता रद्द हो जाती है कोर्सेज की। तो उसमें आज तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कहीं कोई जिक्र नहीं होता था कि आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, आप व्यायाम कर रहे हो, कि आप और एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कि इससे कोई मतलब नहीं। आपको ये पढ़ना है। MBBS में अगर आप 5 साल हैं तो पहले साल ये सब्जेक्ट, ऐसे एग्ज़ाम होगा, इतने सेमेस्टर्स होंगे, इतने प्रोफेशनल्स होंगे, इतने वाइवा, इतने रिटन पेपर्स, फिर आप ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, ऐसे करके 5 साल में आपके जो 22-23 सब्जेक्ट हैं वो आपको कैसे कैसे पढ़ना है, बस वही डिसाइडेड होता था। तो कॉलेज भी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो डंडा होता था वो कॉलेज को भी मजबूर करता था बस उसी तरीके से आगे करने पे।
पर अब जा कर के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ों पे स्टेप्स लिए हैं और उन्होंने कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है, बट वो भी अभी एक शुरुआत है, वो शुरुआत है और उसके इफ़ेक्ट कई आने वाले सालों में दिखाई देंगे और अभी उसमें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तो जब तक ये तो एक हुआ कि सिस्टम के द्वारा करना, पर ठीक है, हम लोग हर चीज़ सिस्टम के लिए नहीं वेट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने लेवल पे भी कर सकते हैं और हम लोग को अपना प्रयास करना चाहिए। तो जैसा आपने पूछा बाकी जगह भारत में, तो ऐसा कहीं हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सरकार की तरफ से जब लागू हो तभी की जाए। अगर कोई चीज़ें अच्छी होती हैं, कोई चीज़ें सही होती हैं और हम लोग को लगता है, तो ये मेरे ख्याल से कॉलेज का भी फ़र्ज़ है और टीचर्स का भी फ़र्ज़ है कि वो उन चीज़ों को अपने स्टूडेंट्स के साथ में करें, है ना? क्योंकि इससे, जैसा कि अभी आपने कहा कि ग्रोथ बैलेंस होती है। भाई कोई भी चीज़ देखिए ना, पौधे को भी आपको पानी और खाद दोनों डालना है, आप एक चीज़ से नहीं बढ़ सकते हो, आपको खाना भी खाना है। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोले हम तो सिर्फ माने खाने मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाएंगे, आपको बैलेंस डाइट चाहिए होती है, तब आपका शरीर बढ़ता है। प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए, तब आपका शरीर बढ़ता है ना। तो वैसे ही हम लोग हैं, जब स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जब यूथ हैं, है ना, तो उनको अगर सिर्फ पढ़ाई दिलाएंगे तो वो क्या बनेंगे, वो किस तरह के डॉक्टर्स बनेंगे? नहीं बनेंगे अच्छे डॉक्टर्स। तो बैलेंस्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि वो सब चीज़ों को देखते हुए, हाँ ठीक है, ज़िंदगी के हर एरिया में अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। जब स्टूडेंट लाइफ चल रही है, मेडिकल के छात्र हैं, तो उनकी हो सकता है उस वक्त प्रायोरिटी पढ़ाई ज़्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी चीज़ें अपनी हॉबीज़ छोड़ दें। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। फिर जब वो पीजी करने जाते हैं, एमडी एमएस करते हैं या आगे डीएम एमसीएच करते हैं, तो अस्पताल की लाइफ प्रायोरिटी होती है, अस्पताल में मरीज़, उनका इलाज, उनके ऑपरेशंस, ये सब प्रायोरिटी हो जाता है। रात दिन आपको उसी में जूझे रहना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है। लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी हॉबी को आपको भूलने ना दे। कहीं ना कहीं वो अंदर जैसे बीज होता है ना, वो पड़ा रहता है और सही समय आने पे फिर से खिल उठता है ना, वो मर नहीं जाता। तो हमारा सिस्टम जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको बनाने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो हार्श प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको इतना हार्श ना बना दिया जाए कि जो उनको करने वाले हैं अंत में वही एकदम हार्श बन जाए, है ना। यकीनन। और मुझे लगता है कि जब सबसे जो टफ़ काम होता है, कई बार हमको भी लगता है कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का तो ठीक है, वो एक मशीन है, वो अपना काम दवा दे करके या ऑपरेशन करके कर देंगे। लेकिन आपकी बातों से और जहाँ तक मैं समझा इतने दिनों में, तो मुझे भी लगता है कि सचमुच में एक कोलैबोरेशन होता है। एक डॉक्टर अधूरा है जब तक पेशेंट पूरी तरीके से डॉक्टर को ना समझे, और डॉक्टर भी अधूरा है जब तक वो पेशेंट को ना समझे। तो ये जो दोनों में एक बैलेंस की स्थिति है, एक जो जंक्शन का काम करता है, इसके लिए आपने काम किया और अपने दक्ष की भी स्थापना की है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो कोई सरकार की तरफ से या यूजीसी की गाइडलाइन में नहीं है। आपकी चिकित्सा विज्ञान संस्थान आईएमएस का एक आपने उसकी स्थापना की, जिसमें से आपने बहुत सारे कल्चरल कार्यक्रम रखे हैं, उसमें व्यायाम को रखा, डांसेस को रखा है, पेंटिंग्स की क्लासेस भी उसमें हो रही हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। तो उसके बारे में आप बताइए कि वो एक इसके पीछे भी, इस किताब के पीछे भी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस तरह के और कैसे और लोग उसको स्थापित करके या इस तरह के छोटे-छोटे जो हैं वो एक योजना बना के या उसको योजनाबद्ध तरीके से चला सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि बैलेंस्ड लाइफ का, तो बेसिकली जो दक्ष की जो हम लोग ने स्थापना की थी उसके पीछे यही मकसद था कि इसके माध्यम से हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट्स हो गए, उन लोग को हेरिटेज वॉक्स पे ले जाना हुआ, नेचर वॉक्स पे ले जाना हुआ, डांस क्लासेस, फोटोग्राफी क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, तो ये सारी चीज़ें कराएं ताकि वो ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं उनको भी साथ लेते हुए, देखते हुए आगे बढ़ें। तो ये हम सब अपने लेवल पे छोटे छोटे बड़े रूप में कर सकते हैं, और जो चीज़ आज छोटी है अगर उसको अच्छे से नरिशमेंट दिया जाए, अच्छे से उसको सींचा जाए, तो वो कल बड़ी ही होगी, है ना।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन हमें अपना जब बहुत बड़ा बजट हो और हम बहुत बड़ी चीज़ सोचें तभी हम चालू करेंगे, कि जब हमको सरकार से आएगा हम प्लान बना के भेजेंगे, जब हमारे पास बजट सैंक्शन होकर आ जाएगा तब हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं होता। कई चीज़ें आप अपने लेवल पे छोटे से बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपको उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ सही है और ये करनी है ना। और तो फिर सहयोग मिलता है। हमारे यहाँ देखिए कितने लोगों का सहयोग मिला। हम लोग जब ये काम स्टार्ट किए तो हमारे कोलीग से, हमारे स्टूडेंट से, हमारे एलुमनी से, सबसे हम लोगों का सहयोग मिला। सबने सहयोग दिया इस कार्य के लिए। तो धीमे धीमे वो कार्य आगे बढ़ता गया। तो अब हम लोगों ने ये बुक भी जो बनाई ये भी दक्ष के तहत से बनाई। हमारे बहुत से एलुमनीज़ ने इसमें हम लोग को सहयोग किया। हमारे प्रेजेंट जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब ने जिससे भी जो हो सका इसमें सहयोग किया और अपना योगदान दिया, है ना। तो आज ये बुक बन करके तैयार हो गई। यकीनन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं भी देखता हूँ कि आप भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। चाहे आपकी फ़ोटोग्राफी हो, आपको नेचर से बहुत ही प्रेम है, खेती में भी आपका भी बहुत ही मन लगता है, बागवानी में भी लगता है और उसके साथ साथ में लोगों से, जैसे एक आम जनजीवन जो है उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार उनके बीच में जाकर के उनके जीवन शैली को भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर्स के लिए सोशल में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, तो एक फेस तो ठीक है, वो डायरेक्ट रूप से अस्पताल में मिलता है, सीधे तौर पे मरीज़ से मिलता है, लेकिन वो पीछे घूम करके जब एक यात्रा करता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इसमें भी, इस किताब में भी ये बात हुई है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जब आम जनजीवन के लोग मेडिकल की चीज़ों को समझ पाएंगे और चिकित्सा विज्ञान क्या होता है, उसमें लोग जो होते हैं वो भी हमारे ही बीच से निकल करके जाते हैं, तो इसका तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को एज ए सेलिब्रिटी भी ट्रीट किया जाता है बहुत स्थानों पर, तो उसका फ़ायदा भी है। ठीक है, आप कहीं भी गए तो बड़ा ही सम्मान हुआ, लेकिन दूसरे तरीके से जब आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं लोग, तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। इस बुक का जैसा हमने शुरू में बताया मैंने कि ये पर्पस तो ज़रूरी है कि हम लोग एक ब्राइट साइड, एक अच्छा साइड, एक मेडिकल का एक पॉजिटिव साइड लोगों के बीच लेकर के जाएं, वो लोगों को बताएं, ताकि वो उनके मन में जो डॉक्टर्स के लिए कई बार सुन करके या देख करके जो एक इन जनरल नेगेटिव फीलिंग होती है वो सिर्फ ना रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सबके मन में होती है, पर ये चीज़ धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। उसके कई कारण हैं। उसमें चिकित्सा विज्ञान में भी अपने आप में कई सारी खराबियाँ आना भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ना। तो ये बुक एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना कि ब्रिज की तरह मुझे लगता है कि अगर इसको एक आम आदमी भी देखेगा, एक जिसका कि चिकित्सा विज्ञान से अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है, वो भी अगर इसको देखेगा ना, तो जब वो अगली बार अपने डॉक्टर से मिलने जाएगा या अस्पताल में दिखाने जाएगा तो हम मुझे पूरा यकीन थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत से भी उनको देखेगा, है ना। थोड़ा ज़्यादा समझ करके देखेगा, है ना। तो कि कैसे, कोई ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर जब आप जाते हो तो कई बार मैंने सुना है कि अरे उनको तो 2 मिनट लगा वो दवा लिख देने में, एक तो लाइन लिखे हैं बस। अभी मैंने मेरे जो मित्र प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, जो जिनके अपने अस्पताल हैं या प्राइवेट में काम करते हैं, कई बार उन लोग बड़े दुखी मन से ये बात बोलते हैं कि हम लोगों को सुनना पड़ता है कि अरे 2 लाइन लिखे हैं और उसका इतना फीस ले लिए। तो मुझे लगता है कि सही में ये कैसे, अब उनको आप समझा नहीं सकते कि वो 2 लाइन लिखने के लिए कितने रात दिन उन्होंने एक किए होंगे, जिंदगी में अपने आप को कितना जलाया होगा और कितनी तपस्या की होगी, ये उस रास्ते से जो गुजरा वही जानता है। कितने एग्जाम पास किए होंगे, कितने अपने लंच और डिनर छोड़े होंगे, कितनी रातें टेंशन में गुजारी होंगी, कोई अंत ही नहीं है उसका। बिल्कुल कोई अंत नहीं है जब तक आप मेडिकल के क्षेत्र में होते। तो जब ये एक आम आदमी इन चीज़ों को देखेगा, शायद इन किताबों को देखेगा, इन किताबों के डिफरेंट मतलब जो चित्र हैं, जो उसमें लिखी हुई बातें उसको पढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि उसको एक
मेडिकल क्षेत्र के को एक अलग नज़रिए से देखने का एक अवसर मिलेगा, वो उसको एक अलग नज़रिए से देखेगा, है ना। तो अगली बार जब डॉक्टर और पेशेंट का आमना सामना होगा तो उन दोनों के बीच में एक अलग संवाद शायद चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि ये किताब मैंने ज़रूर इसमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU की कहानी है, पर उस कहानी के माध्यम से ये बेसिकली हर डॉक्टर की कहानी है, हर डॉक्टर और हर अस्पताल की कहानी है। हाँ, बिल्कुल, हर अस्पताल की। अगर आप इसमें से IMS BHU नाम हटा दीजिए, तो जहाँ IMS BHU इस बुक में लिखा है उसको हटा दीजिए, तो उस IMS BHU की जगह आप शायद किसी और मेडिकल कॉलेज का नाम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानी और ये बातें हर चिकित्सा के जो संस्थान हैं उनमें होती है, उनमें कॉमन है, उनमें लागू होती है, बिल्कुल, है ना। और प्लस एक चीज जो और मुझे लगती है कि इस तरह की जो किताबें होती हैं उनके होने से एक डॉक्यूमेंटेशन भी होता है कि उस समय उस एरा में चीजें किस तरह से थी, क्या क्या पाठ्यक्रम होते थे, क्योंकि हर चीज देखिए बदलाव है, ये दुनिया निरंतर बदलती हुई दुनिया है ना। एक ही सत्य है और वो है बदलाव। तो आज से 30-40 साल बाद ऐसी चीजें नहीं रहेंगी मेडिकल में। आज से 30-40 साल बाद 2005-50 की यदि हम बात करें तो मुझे नहीं पता कैसा रहेगा, पर डेफिनेटली जो आज है वो नहीं रहेगा, उसमें बदलाव होना ही होना है। इवन 10 साल पहले जो चीजें थी वो आज नहीं है, आज नहीं है, ये क्रम तो निरंतर बदलता रहता है। तो इस तरीके से इन किताबों के माध्यम से हम लोग अतीत में क्या हुआ था उसको भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल। और यकीनन डॉक्टर साहब की जो बदलाव होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमारा जो अतीत रहा है वो कैसा रहा है और हम उससे क्या क्या सीखें, क्या ग्रहण करें। किसी भी बदलाव के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और यकीनन मैंने भी देखा है कि आप लोग की जो ज़िंदगी होती है बहुत ही टफ होती है। मेडिकल कॉलेज में आप यहाँ नहीं हैं तो कई बार अक्सर होता है कि जो मरीज होता है उसके परिवार वाले होते हैं, उनको लगता है डॉक्टर साहब नहीं है तो कहीं ठीक है, कहीं होंगे, घर पे बैठे होंगे या कुछ होंगे। लेकिन मैंने देखा कि आप लोग यहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल में है, उसके बाद में फिर मेडिकल कॉलेज के ऑफिसेज हैं और फिर उसके बाद में बहुत सारी ऐसे क्लासेस हैं, एग्ज़ाम है, उनका पेपर बनाना है। तो उसके बाद में फिर ये भी मैंने देखा है कि जब आप घर पे होते हैं, चाहे रात को 8 बज गया है, 9 बज गया, लेकिन जब कोई जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो फ़ोन आपके पास करते हैं तो आप पूरा वहाँ का ब्यौरा लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे आपके सब कॉन्शियस में वो चीज़ें रहती हैं। आपके मरीज के प्रति बड़ा ही लगाव होता है। कई बार उसको कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, कुछ तकलीफ़ हो गया किसी के द्वारा, तो आपको तुरंत उसके प्रति बहुत ही दर्द होता है। तो मैं ये देखता हूँ और मुझे लगता है कि कई बार आप लोग प्रार्थना भी करते हैं। ठीक है, एक मरीज तो प्रार्थना करता ही है अपने परिजन और अपने जो बीमार मरीज के प्रति, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी चुनौतियाँ ऐसी आई होंगी और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपके मन में भी ईश्वर के प्रति रहा हो कि ईश्वर इसमें मुझे सफल करिएगा। तो दूसरों के प्रति आप खुद भगवान हैं और उस भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये जो रिश्ता है, अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता है और उसको हमें समझना होगा। हम जब तक समझेंगे नहीं उस चीज़ को, जब तक हम उस चीज़ को, फिर हमारे पास वहाँ शब्द जो हम बातें बनाते रहते हैं, तमाम कुछ भी बोल देते हैं। जबकि हम किसी चीज़ के बारे में जब गहराई से जान रहे होते हैं तो हम बोलते बहुत नहीं हैं। लेकिन आप देखते होंगे मेडिकल कॉलेज में, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ वो तो कुछ भी होता है, चाहे हम मीडिया वाले हैं, चाहे कुछ भी लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि 74 साल हो गए आज़ादी के, ठीक है, उसके बाद पहले क्या रहा, कैसा रहा, लेकिन आज जो है लोगों समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत दूरी है, जो मेडिकल और जो आम जन जीवन है उनमें बहुत दूरी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस किताब के माध्यम से ये दूरी मिटेगी और इस तरह की किताबें लोगों के बीच में जाएं और लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं। जैसे जो भी लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो मेडिकल फील्ड से हैं, उसके अलावा भी जो लोग देख रहे हैं, तो वो इसको कैसे खरीदें और उनके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में भी आप बताइए। हाँ, देखिए, आप जो बात बोल रहे थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो एक वो भावनात्मक रिश्ते की आप बात कर रहे थे, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। इस बुक को जो लोग भी लेना चाहें उसके लिए उनको एक ईमेल करना होगा
daksh.imsbhu@gmail.com, ये हम लोग नीचे अभी वीडियो पे नीचे लिखा हुआ रहेगा, हाँ उसको, तो उसको देख करके आप उस पर ईमेल करेंगे तो ये बुक आप फिर आपको बताया जाएगा कि उसके लिए क्या प्रोसीजर है ना। ये वाकई में डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बहुत भावनात्मक होता है, और हम लोग बहुत बार मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गंभीर मरीज होते हैं, अपने मन ही मन करते हैं कि किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि जो मरीज उस पर इतना विश्वास लेकर के आया है, इसके परिवारजन, कोई अपने बच्चे को लेके आता है, कोई अपने माता पिता को लेके आता है, कोई भाई बहन को लेके आता है, कोई अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को लेकर के आता है, उसकी सारी उम्मीद, आप सोचिए एक पल भर के लिए कि आपका बच्चा मरने वाला है, आप किसी के पास लेके गए हैं कि क्या ये बच सकता है, तो आप कितनी उम्मीद से उसके पास गए होंगे, है ना। डॉक्टर का एक शब्द सुनने के लिए डॉक्टर का क्या एक्शन होगा, उसकी टीम का क्या एक्शन होगा, वो उसके लाइफ डेथ को डिटरमाइन करता है। और डॉक्टर एक टाइम पे एक जन को नहीं डिटरमाइन कर रहा होता है, मरीज के लिए तो सिर्फ वही एक मरीज होता है, लेकिन डॉक्टर के ज़िंदगी में उस वक्त बहुत सारे मरीज होते हैं जो कि उसके अंडर भर्ती होते हैं, जो कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं। उसके लिए सबके मन में, उसके मन में कुछ ख्याल चल रहे होते हैं, उसमें ये करना है, उसमें वो करना है, उसमें वैसे करना है, उसको ये बोलना है, और सिर्फ फिर यही नहीं चल रहा होता है। एक मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर होते हैं उनके मन में और ना जाने और कितनी चीज़ें, फिर वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आज उनका एग्ज़ाम लेना है, अच्छा वो एग्ज़ाम में अपियर होने वाला बैच है, उनकी आज वाइवा लेना है, उनका रिटर्न एग्ज़ाम, उनका पेपर बनाना है, फला का पेपर जांचना है। तो इन सारी उथल पुथल के बीच में, इन सारी चलती हुई चीज़ों के बीच में आपको अपने मरीज, जो आपकी प्राथमिकता है, उसके बारे में भी लगातार सोचते रहना है। तो ये बहुत ही जटिल चीज़ें होती हैं, ये उतना आसान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बुक एक बहुत ही छोटा सा माध्यम है जिसमें कि इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। देखिए, जब हम लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं, किसी को छूते हैं ना, तो एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। डॉक्टर और मरीज का जो टच होता है ना, आवाज़ देखिए टेलीमेडिसिन है, वो रिश्ता नहीं बनता टेलीमेडिसिन में। एक जो टच से रिश्ता बनता है, जब हम लोग किसी की सर्जरी करते हैं, किसी पे नाइफ चलाते हैं, किसी का शरीर जब काटते हैं, ये इसको अगर आप गहराई से सोचेंगे तो ये बहुत गहरी बात है। दुनिया में कौन किसी को ऐसे ही जाकर के काटने का परमिशन देता है, जिंदा शरीर को। आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को किसी को हैंडओवर कर देते हैं कि ठीक है, अब तुम इसको कुछ भी करिए, काट करके खोल लो, अंदर किसी भी शरीर से आप, हाँ, तो ये जो चीज होती है ना, ये जो विश्वास होता है, ये जो एक दूसरे के प्रति जो एक श्रद्धा और विश्वास की चीज है, तो जब वो मरीज आप पे करता है ना, तो आपके मन में भी उतना ही विश्वास उसके लिए भी जगना है। बिल्कुल, ये हमेशा माने बाइलैटरल रिलेशन होता है। तो जब हम लोग किसी मरीज को छूते हैं या किसी को सर्जरी किसी की करते हैं, तो उससे एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है, उसका दर्द फिर आपको अपना दर्द लगता है ना। बिल्कुल। तो ये जो माने इसको बहुत मुश्किल है दिखाना फोटोग्राफ्स के थ्रू या बातों के थ्रू। मुझे हमेशा ये चीज़ लगती है कि शायद एक चीज़ जो हम लोग इंडिया में मिस की है, हमारे बॉलीवुड, हमारे पास बॉलीवुड है, हमारे पास टॉलीवुड है, हमारे पास बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज, कितने सारी मूवीज बनती हैं इंडिया में, माने डिस्कवरी चैनल से जी। एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किताब तो ठीक है, ये एक छोटी सी पहल है, जो बातें हम लोग कर रहे हैं मेडिकल फील्ड की चीज़ों को दर्शाने की, ताकि जो मरीज और डॉक्टर के बीच का रिश्ता है वो और गहरा और मजबूत बने। बट इससे ज़्यादा मुझे एक चीज़ की हमेशा और ज़रूरत लगती है कि आप वेस्ट में देखिए, यदि हॉलीवुड में देखिए, और सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, मैंने कई यूरोप की, इवन साउथ अमेरिका की भी, रशिया की, यहाँ पर बहुत अच्छी मूवीज़ बनी हैं हॉस्पिटल्स की लाइफ पे, डॉक्टर्स की लाइफ पे, डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन पे, डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस पे बहुत बढ़िया मूवीज़ बनी हैं, जो कि रियल में जब हम लोग उन मूवीज़ को देखते हैं तो हम लोग को लगता है अरे ये तो ऐसा हम लोग के साथ हुआ है, ये तो दिखा रहा है वही, हम ऐसे बोलते हैं।
और जब मैं इंडिया में बनी हुई मूवीज़ को देखता हूँ जो कि डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि कितना सुपरफिशियली और गलत दिखा दिया। या तो डॉक्टर को एक मजाक की तरह कहीं दिखाते हैं, या फिर दिखा देते हैं हरे रंग का पर्दा लगा है, लाल रंग का बल्ब जल रहा है, ऑपरेशन थिएटर लिखा है, अंदर जाना मना है, मतलब कुछ भी जहाँ। या फिर डॉक्टर को एक विलन की तरह दिखाते हैं, एक विलन की तरह दिखा देते हैं कि सो जाओ इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर। माँ बच्चों को डरा रही होती है, डॉक्टर आया इंजेक्शन लगा देगा। डॉक्टर कहीं इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे इंजेक्शन लगाए जाने कितने दिन हो गए। मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोगों ने एक इतने इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन को कभी अच्छे से पोर्ट्रे ही नहीं किया, गहराई से समझाया ही दिखाया ही नहीं हम लोगों ने कि उसके कितने आयाम हैं, कितनी चीज़ें हैं। वो और प्रोफेशंस की तरह नहीं है, उससे अलग है। मुझे आप बताइए किस प्रोफेशन में 25 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती हैं। इंसान का शरीर आप पढ़ रहे हो जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपको तो ज़्यादा पढ़ना ही होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप किसी इंसान की ज़िंदगी की डिसीजन लेने वाले बन रहे हो। उसमें थोड़ी भी गलती हुई तो हाँ, तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या जनरल पब्लिक, एक आम आदमी इसको जानता है, और क्या उसको जानने की ज़रूरत है? अगर है तो ये क्यों नहीं जानता है? इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेडिकल हम लोग की ही गलती है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की ही कहीं ना कहीं गलती है कि हम लोगों ने कभी भी अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को अच्छे से समझा। मतलब ये कोई बड़ाई करने वाली चीज़ नहीं है, इसके पीछे ये नहीं है कि हमको कोई अपनी बड़ाई करनी है कि देखो भाई हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना काम करते हैं, ये वो बात नहीं है। ये बात सिर्फ इतनी है कि ये बताने की इसलिए ज़रूरत है कि इससे एक रिश्ता जुड़ता है, इससे एक सम्मान का, एक आदर की चीज़ पैदा होती है। जो हम लोग कई चीज़ों को आज जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच के जो टकराव होते हैं ना, उसको बहुत हद तक इन चीज़ों से भी कम किया जा सकता है। इतनी लाइटली कई बार ले लेते हैं जो चीज़ों को कि भाई ये तो हो ही जाता होगा, ऐसे ही होता होगा, अरे वो तो डॉक्टर बन गया होगा, भैया उसने, हमने भी तो पढ़ाई की है, उसने ऐसा क्या कर लिया, हम भी तो फला पढ़ाई किए हैं। यहाँ कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, बस जानने की ज़रूरत है। तो वेस्ट ने, मुझे लगता है ना कि उसने डॉक्टर पेशेंट के रिलेशन, डॉक्टर के काम, डॉक्टर की लाइफ, डॉक्टर के इमोशंस, इन सब पे बहुत अच्छा काम किया है मूवीज़ के रूप में। अपने यहाँ मुझे कोई ऐसी मूवी याद नहीं आती, कुछ होंगी ज़रूर, मैंने नहीं देखी होंगी, बट वो कोई मेन स्ट्रीम में ऐसा कोई वो नहीं है जिसको कि बहुत अच्छे से जिसको दिखाया। मुझे लगता है वो बनाने की ज़रूरत है, उस तरीके की मेडिकल की स्टोरीज़ के ऊपर, रियल ओटी आईसीयू कैसे काम होते हैं, कैसे वहाँ पे इमरजेंसीज होती हैं, ये सब रियल रूप में दिखाने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल। जितना हम इसको इस प्रोफेशन को समझते हैं, आर्टिफिशियल लेते हैं कि सब इसमें आर्टिफिशियल होता है, लेकिन मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे गहरा और भावनात्मक प्रोफेशन है। और आपने यूरोपियन फिल्मों की बात की, तो मैं बता दूं कि उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं, कलाकारों ने भी काम किया बहुत, और बड़ी बड़ी जो कालजयी पेंटिंग्स हैं लुब्र संग्रहालय में हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं जो आपको दिखलाई पड़ेंगे कि एक डॉक्टर्स और एक पेशेंट का क्या रिलेशन है, ओटी का क्या है। और ओटी से बात आई ऑपरेशन थिएटर, तो थिएटर का नाम भी आपसे भी एक बार डिस्कस मेरा हो रहा था इस पे कि थिएटर का नाम क्यों आया इस पे। तो थिएटर, ऑपरेशन थिएटर, तो आर्ट और साइंस का उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। तो जहाँ आर्ट है वहाँ पे आपके इमोशंस तो हैं ही। तो इस चीज़ को समझना होगा, और मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके प्रति भी बहुत काम करना है, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारा मेडिकल का संसार है, चिकित्सा का संसार है, उसमें काम करना बाकी है। और मैं बता दूं कि अगर आर्ट की बात हो रही है तो इस आवरण पे भी मेरी पेंटिंग है, मैं आप सभी को दिखा दूं। और इसकी भी एक अलग कहानी है। कितनी मीटिंग्स हम लोगों की हुई इस पे, और शुरू में मेरे लिए भी था कि जिसमें 100 वर्षों की यात्रा है, 100 इयर्स की यात्रा है, उसमें हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हर काम को, आपकी प्रेरणा से हो जाता है हर काम, और आप परफेक्शन को पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं जो करता है उसको भी वहाँ से वो प्रेरणा मिल ही जाती है, वो चीज़ बन ही जाती है। तो मैं बता दूं कि जब
इसके आवरण में एक लंबी कहानी है, उस पे एक अलग बातचीत की जा सकती है। शुरू में इस पे स्केचेस बनाए गए थे, उसके बाद में फिर कई पेंटिंग्स और बनी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आवरण के साथ-साथ में हर पेज की एक कहानी होगी और उसको आपने जिया होगा, उसमें कितने लोगों का योगदान होगा, फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उसमें एक आपकी टीम रही होगी, आपके बहुत सारे मेडिकल के बच्चों ने भी इसमें बहुत सारा आपका सहयोग दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में भी आप एक अगर हम लोगों को बताएँ तो खुशी होगी। नहीं, वाक़ई में किताब बनने की कहानी तो अनंत है। हर पन्ने के, जैसा आपने बोला ना, एक कहानी है, और हर पन्ने की नहीं, हर तस्वीर की एक कहानी है। जब मैं अभी तस्वीरों को देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि इस तस्वीर को लेने के लिए हम लोगों ने क्या-क्या किया था, कैसे किया था, कितने लोगों को कैसे बोला था, कैसे सेटिंग की थी, सब चीज़ की कहानी। जैसे बोला ना कि हर कहानी के पीछे, एक कहानी जो हम देखते हैं उसके पीछे 100 कहानियाँ होती हैं। हाँ, ये इन जनरल मैंने देखा है कि हम लोग जैसे अपने, और ये शायद लाइफ की फ़िलॉसफ़ी है। आप पेड़ को देखो तो हम लोग पेड़ को ऊपर का देखते हैं, कितनी गहरी जड़ें होती हैं, उसका अपना संसार होता है जड़ों का, जड़ों की ब्रांचेस, जड़ों में कितनी चीज़ रहते हैं, कितनी मिट्टी, खाद, कीड़े मकोड़े, उनका एक अलग दुनिया, एक अलग संसार है। तो जो ऊपर दिखता है ना, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। और जैसे आप बात कर रहे थे साइंस और आर्ट का, तो अब मुझे तो ये लगता है कि आर्ट के बिना, मतलब कई लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर्स भी आर्ट करते हैं क्या। कई बार मैंने ये चीज़ सुनी है कि अच्छा, डॉक्टर्स लोगों को भी आर्ट का जैसे जैसे हाँ, जैसे नहीं, मतलब जैसे एक जनरल सी कई बार ये बात होती है कि साइंस जो है, वो जो साइंस फील्ड में है उसका आर्ट से कोई रिश्ता नहीं है, और जो आर्ट फील्ड में उसका साइंस से कोई रिश्ता नहीं है। जबकि आप ऐसे देखो, मेरा ये मानना है कि साइंस आर्ट के बिना नहीं हो सकती और आर्ट साइंस के बिना नहीं हो सकती, है ना। दोनों एक, मतलब एक सर्कल ही हैं, एक चक्र हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखना। बस दोनों दोनों पूरक हैं आपस में, आप दोनों को अलग देख ही नहीं सकते हो, है ना। आर्ट में भी साइंस है और साइंस में भी आर्ट है, दोनों चीज़ है। और मेडिकल प्रोफेशन में तो पूरी की पूरी आर्ट ही है। हम लोग आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, हम ये नहीं कहते साइंस ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, हम आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं कि मरीज़ की जो हिस्ट्री लेनी है हमें, उसके सिम्टम्स की, उसकी एक कला है कि कैसे हम कम समय में मरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, क्योंकि तब हम डिज़ीज़ की डायग्नोसिस कर पाएंगे, तो वो मरीज़ की इन्फॉर्मेशन को गैदर करके डायग्नोसिस करना, ये एक प्रकार की कला है। इसमें कोई साइंस नहीं है, यहाँ पे 2+2 4 नहीं है हर बार, तो ये एक प्रकार की कला है, तो ये आर्ट है। जैसे आपने बोला ऑपरेशन थिएटर, तो ऑपरेशन थिएटर जो है वो भी थिएटर क्यों बोलते हैं हम उसको, क्योंकि वो ऑपरेशन लैब तो नहीं बोलते हैं हम, है ना, ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन की टीम होती है, वो परफॉर्म करती है और उसको मेडिकल के छात्र लोग ऊपर बैठ करके, इस बुक में एक फ़ोटो है वैसी, जो हमारा इंस्टीट्यूट का सबसे पुराना ऑपरेशन थिएटर है ना, जहाँ पे जो माने 1960s का, तो वो अभी भी है। हाँ, आयुर्वेद विभाग में है, तो उसमें ऊपर ऑपरेशन थिएटर बीच में है और उसके चारों ओर जैसे दीर्घा होती है ना बैठने की, तो वो पूरी है। तो वहाँ से मेडिकल के छात्र ऊपर से बैठ करके ऑपरेशन देखा करते थे, तो वो थिएटर है। नीचे परफॉर्म कर रही है सर्जिकल टीम, उसको लोग देख रहे हैं, है ना। और तो ये जो पेंटिंग की आप बात बोल रहे थे, ये पेंटिंग जो है ये बनी हुई, इसकी भी वाकई में बहुत ही रोचक सी कहानी है और लंबी ही कहानी है। कई बार तुमने बनाई, कई बार हम लोग उसे सुधारते रहे कि कुछ कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कुछ कमी दिख रही है। और मेरा हमेशा से मन था कि इसके ऊपर एक पेंटिंग होनी चाहिए। फ़ोटोज़ तो अंदर है ही हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ ऊपर होनी चाहिए जो अंदर से डिफरेंट हो, है ना। तो मेरे को लगता है साल भर लगा होगा इसका कवर पूरा तैयार होने में, है ना। कुछ चेंज करते, लेकिन हाँ, एक दिन फिर ऐसा आया जब तुम बना के लाए तो मुझे याद है, बस लगा हाँ ये तो अब एकदम ठीक है। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि इसका ये जो कवर है, इसके कवर का जो हम लोगों ने, ये जो फ़ोटो है ना, ये मैंने मोबाइल से खींची थी, जस्ट एक जन को भेजने के लिए। मतलब तुम्हारी जो पेंटिंग तुम कैनवस से बना के लाए थे, तो कैनवस से मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींची थी। हाँ, और यही उसके बाद में, और यही उसकी कवर में लग गई, मोबाइल की खींची हुई फ़ोटो मैंने। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने मोबाइल की खींची हुई ये फ़ोटोग्राफ है, पर वो पेंटिंग अपने आप में इतनी पावरफुल बनी थी, उसके इमोशंस इतने अच्छे थे कि वो मोबाइल से खींची हुई होने के बावजूद भी उसमें वो जान आ गई। इसमें कोई पिक्चर क्वालिटी पे नहीं, मतलब उस पे नहीं, इसके इमोशंस पे पूरा ध्यान जा रहा है। तो वैसे ही अंदर में भी
हर तस्वीर की अपने आप में एक कहानी है। मुझे हर तस्वीर जब मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हम यहाँ गए थे या यहाँ गए थे। लोगों को पहले, हाँ, 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग उनको बोलते थे कि आज हम लोग इस जगह फ़ोटोग्राफ करने आएंगे, तो फिर वो लोग सिस्टर्स लोग, पूरा वार्ड के लोग, डॉक्टर्स, वहाँ के रेसिडेंट्स, वहाँ के और स्टाफ, उस वार्ड के लोग सब प्रिपेयर थोड़ा ठीक से करते थे चीज़ों को। हम लोग प्लान करते थे किस किस चीज़ की फ़ोटो खींचनी है, क्योंकि नेचुरल भी आनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि हर फ़ोटो इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सी फ़ोटोज़ हमारी रैंडम ली हुई हैं, नेचुरल ली हुई हैं, वो यूज़ की है मैंने। बट कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने बता करके उस जगह पर जा करके पहले से प्लान करके के भी ली हैं। तो बहुत फ़ोटोज़ लेते थे। जैसे एक फ़ोटो, जैसे मान लो कोई भी फ़ोटो है, एक फ़ोटो के पीछे कम से कम 150-200 फ़ोटोज़ ली हुई होंगी, है ना, उस जगह के। तो स्टूडेंट से बात करना 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग प्लान करते थे। तो ये करीब 1.5 से 2 साल चला इस तरह की प्लानिंग और फोटोग्राफी का सिलसिला। मेरे को भी रोज़ समय नहीं मिलता था, जब समय मिलता था तो मैं जाता था, है ना। बाकी हमारे साथ और लोग भी फ़ोटोग्राफ्स हमारे साथ में लेने जाते थे। तो इस हमारी बुक में करीब 30 से 40 लोगों की टीम ने हमारे साथ काम किया। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ लिखा, कुछ लोगों ने सजेशंस दिए। माने बड़ा इंटरेस्टिंग यात्रा रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही बुक की। इस पूरे बुक को बनाने में क्या क्या सीन्स होने चाहिए, बहुत से स्टूडेंट सजेस्ट करते थे कि सर ये नहीं होना चाहिए, सर ये सीन होना चाहिए, सर ऐसे दिखा दीजिए, सर इसको ये कर दीजिए। हम कुछ सोच के आते थे कि वह फोटोग्राफ करने, फिर वो बोलते थे नहीं सर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो हॉस्टल्स के सीन्स हम लोगों ने बहुत सारे लिए, उसमें खूब मज़ा आया। तो कुल मिलाकर के हम लोग का एम ये था कि हम लोग मैक्सिमम जगहों को कवर कर सकें और एक रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने तरह के काम और इतने तरह के एक्शंस होते हैं कि सबको तो कवर करना संभव ही नहीं है। तो एक रिप्रेजेंटेशन जिससे कि एक अस्पताल की एक झलक, एक पूरी आइडिया एक आदमी को मिले, वो हो। तो इस तरीके से फिर इस बुक में कई सारे टेक्स्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, जो कुछ लोगों ने और लिखे, कुछ मैंने लिखे। उसको पूरा फिर कंपोज करना, कंप्यूटर पे बहुत काम हुआ इस बुक पे, क्योंकि 550 पन्ने हैं, तो एक एक पन्ने को कंपोज करना, मतलब बुक के करीब 50 से 60 ड्राफ्ट बने। मैंने एक बार पूरी वैसे बनती थी, फिर चेंज होती थी, फिर उसको एडिट करते थे हम लोग, फिर चेंज करते थे। ऐसे करते 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 कंप्यूटर पे ही इस बुक पे मेरे को लगता है करीब 1.5 साल काम चला। बुक की डिज़ाइनिंग का जो काम चला, हाँ, जो डिज़ाइनिंग का काम चला, तो इसमें बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि जो इसकी बुक की जो मेरे साथ बैठ के हम और मैं और दीप्ति बनर्जी, वो उसने इस बुक की मेरे साथ पूरी डिज़ाइनिंग में मेरी पूरी, हाँ, पूरी साथ में वो थी डिज़ाइनिंग के। तो वो बहुत ही पेशेंस से और जैसा मैं चाहता था उसको बार बार वैसा करने की कोशिश वो करती थी, और बहुत अच्छे से उसने किया। तो हाँ, तो ये माने उसका बहुत बड़ा योगदान है इस किताब में, दीप्ति का। तो फिर इसके आर्टिकल्स हम लोगों ने लोगों से मंगवाए। फिर इसकी कई समय चला कि प्रिंटिंग कहाँ होगी बुक की। मेरा ही मन था कि प्रिंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बुक की, बाइंडिंग, प्रिंटिंग, कलर। तो इस पे बहुत बार मंथन हुआ, बुक की साइज़ क्या होनी चाहिए, फिर प्रिंट हो तो कितनी कॉपीज़ प्रिंट होनी चाहिए, बजट कहाँ से आएगा, बजट को जुटाना। तो फिर बहुत से लोगों ने बुक को प्रिंट होने के पहले बुक कराया, कुछ लोगों ने डोनेशन दिया बुक के लिए, बाकी मैंने अपना पैसा इसमें लगाया। तो कुल मिला के सबके सहयोग से, सबके चीज़ से ये कारवां जो है ना, धीमे धीमे बुक बनने का आगे बढ़ता रहा। तो वो जो 2017 में चालू हुआ था, लगभग इसमें मैंने 2020 3 साल लगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस बुक को बनने को। अब बीज कब पड़ा होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, अब चेतन में वो क्या पता। बट हाँ, पर अब जैसे ये फ़ोटोज़ पलट रहे हैं तो मेरे दिमाग में वो सारे के सारे सीन्स आ रहे हैं, जब जिस दिन हम यहाँ गए थे, इसको किए थे। परमिशन लेना फ़ोटोग्राफ्स के लिए, क्योंकि मेडिकल की है, परमिशन लेना खैर मुझे उतना कठिन काम नहीं था, हाँ, लेकिन फिर भी हर जगह से, हर डिपार्टमेंट के हेड से, डायरेक्टर, डीन, एमएस, वाइस चांसलर, सबसे अलग अलग जगहों के अलग तरीके से परमिशन। फ़ोटोग्राफ्स को लेने के लिए भी मैंने कितनी बार कितनी जगहों पे, म्यूज़ियम्स वगैरह में तैयारी कराना। स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत वो काम था, क्योंकि क्लासेस कई फ़ोटोग्राफ्स पूरी क्लासेस की हैं, तो पूरी क्लास को मोबिलाइज़ करना। मैंने 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे, ऐसे उनको मोबिलाइज़ करना कि ये सीन लेना है, ऐसे फ़ोटोग्राफ्स करनी है। तो हाँ, लेकिन कुल मिला करके मैंने ये जर्नी बड़ी मज़ेदार रही। अभी पलटते हुए मुझे हर सीन और हर दिन याद आ रहा है जो फ़ोटोग्राफ्स का हम लोग लेने में करते थे।
तो फिर ये बुक जब पूरी बन गई तो फिर प्रिंट होने गई हैदराबाद। फिर हैदराबाद में जब ये प्रिंट हुई तो वहाँ से भी कई बार मतलब करीब 5-6 महीने का वो भी सिलसिला चला। वो लोग बुक में कुछ गड़बड़ होती थी तो हम लोग उनको सजेस्ट करते थे, फिर वो एडिट करके भेजते थे उसमें कलर्स में और कंपोजिशन में, मतलब वो सब तो हम लोग करते थे। लेकिन बुक के जो प्रूफ आते थे जैसे ना, जब उनकी तरफ से जो प्री प्रिंट प्रूफ्स होते हैं, प्री प्रिंट PDFs होते हैं, तो उन सब का आना जाना। फिर अल्टीमेटली जब फिर बुक फाइनल हो गया कि हाँ अब ये PDF फाइनल है, ये प्रिंट के लिए अब जाना है, तो बुक हम लोग सॉफ्टवेयर पे जिस पे डिज़ाइन करते थे वो पूरी फिर फाइल उनको भेजना, फिर वो लोग उसका माने 15-20 बार उनका अलग अलग कुछ में चेंज आता था तो वो फिर से पूरा प्री प्रिंट PDF भेजते थे कि अब इसको एक बार फाइनल करिए। तो फाइनल हम करते थे फिर कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, लगता अरे ये चीज़ छूट गई, अच्छा ये चीज़ यहाँ ऐसे कर लें, ये चीज़ वहाँ वैसे कर लें, तो फिर हल्का सा चेंज होता था। तो ऐसे करते 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 ये बुक फिर ये लॉकडाउन के दौरान ही प्रिंट होकर के आई। लॉकडाउन के दौरान प्रिंट होकर के अभी आई, मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में शायद प्रिंट होकर के आई वहाँ से। नहीं मई नहीं, सॉरी, अभी तो आई, अभी अगस्त है ना, तो जून या जुलाई में आई वहाँ से प्रिंट होके। हाँ, एकदम बारिश में आई। और तो उसकी भी आने की भी कहानी बड़े मज़ेदार है। बुक वहाँ से चली और हम लोग बड़े उत्साहित थे कि अब बस बुक आ जाएगी 3-4-5 दिन में। फिर जिस दिन यहाँ पर बुक आनी थी, बनारस तक बुक आ गई, ट्रक से, पूरी ट्रक से बुक आ रही थी, बनारस तक बुक आ गई और बुक बनारस में आकर के ट्रक ख़राब हो गया हाईवे पे। और फिर वहाँ पर वो 3 दिन तक खड़ा रहा, ट्रक ही नहीं बन पाया उसका, हाईवे पे खड़ा रहा। अच्छा, हम सोचे कि चलो जाएंगे लेने, ट्रक बन जाएगा तो घर तक आ जाए, लेकिन वो नहीं बना। तो चलो अब जब नहीं बना, 24 घंटे हो गए, तो जा करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उस दिन हम जाने के लिए निकले, तो उस दिन सुबह अचानक से हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हमारी MCH की सीट्स बढ़ाने को लेकर के सरप्राइज इंस्पेक्शन हो गया। तो मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि सर आज तो इंस्पेक्टर आए हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन है मेडिकल काउंसिल का, तो आप तुरंत आ जाइए डीन ऑफिस। तो मैं वहाँ जाने के लिए निकला था, लेकिन मैं डीन ऑफिस गया और फिर पूरे रात के 10:30 बज गए उस दिन। 10:30 बजे तक हम मेडिकल कॉलेज में, ऑफिस में, सारा वो बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है इंस्पेक्शन का। उसमें कई सारे 300-400 पॉइंट्स होते हैं जिसपे कि सबको वो करना होता है, तो वो लोग इंस्पेक्शन करते हैं मेडिकल काउंसिल वाले। तो वो सारा का सारा कराते कराते वो बच गया। फिर अगले दिन गए तो अगले दिन खूब बारिश, इतनी बारिश कि माने 2 मीटर दूर का दिखाई ना दे। अब उसमें ट्रक से अनलोड करा करके लाना, फिर हम लोग अपनी गाड़ियों में, हम अपने गाड़ी में भर के, जिप्सी में और सफारी में जीप बुक भरे, वहाँ से अनलोड किए, फिर उनमें बुक भरे, तो 2-2 चक्कर उससे लगाए। फिर एक टेम्पो ट्रैवलर ले गए, उसमें बुक भरी गई। फिर यहाँ से बुक उतारना बारिश में, तो छत्ता ले करके हम लोग एक बुक का कार्टन उतारे। भारी बुक है, एक बुक लगभग 3 किलो की है, तो 25-25 किलो के कार्टन थे। तो पूरा जो कंसाइनमेंट था वो करीब 4000 किलो का कंसाइनमेंट था। तो 4000 किलो को हाईवे पे उतार के गाड़ियों में लादा, वहाँ से घर लाया, घर में उठा के फिर उसको लादा। तो ये मतलब वो भी, अब उस दिन तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसको याद करते हैं तो बड़ा मजा। वो भी एक, हाँ, वो भी एक यात्रा रह गई। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही। हर एक पेज अपने आप में इसकी कई सारी कहानियाँ कहता है। और अभी मैं देख रहा हूँ तो वाकई में मेरे को लगता है बाद में जो एल्यूमिनीज हैं उनको भी बुक बहुत अच्छी लगेगी, उनके भी जो पुरानी यादें हैं तब ताज़ा होंगी। बिल्कुल। आज वाले जो स्टूडेंट्स हैं शायद उनके लिए अभी ये फोटोग्राफ्स उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है, सब लोग अपनी फ़ोटो खींच के रखते हैं, तो कुछ नया नहीं। लेकिन हाँ, आज से 20 साल बाद जब वो लोग इन बुक्स को देखेंगे, इन पन्नों को पलटेंगे, तो वो भी मन ही मन बहुत खुश होंगे और मुस्कुराएंगे। वो सारी यादें, हाँ, तो हाँ, क्योंकि कई फोटोज की जो वैल्यू होती है ना, वो टाइम के साथ बढ़ती है। टाइम उसमें, समय उसमें अपनी वैल्यू ऐड करता है। आज ये फोटो हमारे लिए साधारण हो सकती है, लेकिन आज से 5 साल बाद बहुत अच्छी होगी, और 10 साल बाद और अच्छी, और 15-20 साल बाद तो हम बोलेंगे अरे क्या फोटो है। तो ऐसे होता है। बिल्कुल, अनगिनत यादें हैं इस किताब में, और यकीनन में इसे आप कई बार पलटें तब जाकर के आप इससे रूबरू हो पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। और मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा बहुत है कि ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य तक पहुँचे और लोग इससे जुड़ पाएँ, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ,
ये हम सभी की कोशिश होनी चाहिए। और BHU के साथ साथ में देश की हर उस लाइब्रेरी में भी इस किताब को जाना चाहिए, मुझे लगता है सर, कि जहाँ से आसानी से लोग इससे जुड़ पाएँ और इसे देख और समझ पाएँ। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो चिकित्सक और मरीज के बीच का रिश्ता है वो ईश्वर करे मधुर रहे, दोनों लोग एक दूसरे को अच्छे से समझें। बिल्कुल, मरीजों को भी चिकित्सकों को समझने की ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है, और चिकित्सकों जो चिकित्सक हैं उनको भी मरीजों का दर्द और उनकी ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो सारी फसाद और सारी दिक्कतों की जो जड़ है वो बहुत हद तक कम्युनिकेशन गैप है ना। उसके अलावा तो खैर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि समाज में आती हुई गिरावट की एक झलक है ना। तो ये किताब के जो हमारे जो उद्देश्य हैं, जो एक इतने महान चिकित्सा विज्ञान संस्थान जैसे महान इंस्टीट्यूट की जो स्थापना, कितनी मेहनत उसमें हुई होगी, कितने लोग उसमें काम करते हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं, तो उन सब चीज़ को जो डॉक्यूमेंट करना है वो तो हुआ, बट अब इसको चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा जगह जाए। तो अब ये कैसे जाएगी, क्या जाएगी, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो ईश्वर डिसाइड करेगा कि कितने लोग इसको देखेंगे और कितने लोग जानेंगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारतवर्ष में कुछ अच्छी मूवीज़ भी बने, क्योंकि मूवीज़ का इम्पैक्ट अलग होता है, किताब का अलग होता है, मूवीज़ का अपनी जगह अलग होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भारतवर्ष में कुछ डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशन, डॉक्टर्स के वर्क, डॉक्टर्स की लाइफ, इन सब को दर्शाते हुए कुछ अच्छी मूवीज़ बने जो कि जो कि एक आम आदमी के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा, जिसको देख करके उनको लगे कि नहीं, मेरे बच्चे को भी डॉक्टर बनना चाहिए, प्रेरणा मिले। ऐसी मूवीज़ हों जो कि डॉक्टर्स की रियल लाइफ को दिखाएं। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो इस प्रोफेशन को पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, हर लेवल के स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ। IMS एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि मुझे MBBS, MD, MS, DM, MCH हर साल कितने स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, हर साल 300 से 400 नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ देखने मिला है। तो मुझे ये पता है, मैं इस बात को एहसास होता है मुझे कि ज़्यादातर मैं तो कहूँगा कि 90% से भी ज़्यादा लोग डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन अपना एक करते हैं जान बचाने के लिए। अब कुछ की वजह से पूरे प्रोफेशन को बदनाम करना बहुत गलत है। तो प्रोफेशन को भी चाहिए कि वो अपनी अच्छी और अपनी सच्ची झलक लोगों तक पहुंचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को ये प्रेरणा भी मिले कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन में चुनना है ना। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी, और आपकी जो इच्छा है वो यकीनन में पूरी तो होगी ही, लेकिन वही एक ऐसा रास्ता है जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक अधूरा है, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो डॉक्टर हो। तो ये आपका प्रयास भले ही अभी सागर में एक बूंद जैसा है, लेकिन ये उस सागर का हिस्सा है। तो आपने एक नया उदाहरण पेश किया है और बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि समय, जैसा आपने कहा कि वातावरण ने करवाया है, तो आपसे करवाया है, तो हो सकता है कि ये सिलसिला शुरू हुई हो, एक नई बदलाव हो, एक नया बदलाव। हम तो चाहते हैं कि जैसे मूवी भी बनवाए, नया पुनर्जागरण आएगा। और यकीनन में हाँ, मूवीज़ का आपने कहा कि बहुत ही असर होता है, तो वो भी बने। और ये पूरा जो पर्सपेक्टिव है उसको बदलने की ज़रूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर होगा। क्योंकि आप जानते हैं एक चीज़ और होती है, जब आप कोई अच्छी मूवी या अच्छी बुक पब्लिक के सामने लाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो उस पेशे के लोग हैं उन पे एक हल्का सा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि नहीं, उनको अब इस पे खरा उतरना है। बिल्कुल, है ना।
भाई आपने एक अच्छी मूवी मान लीजिए बनाई, उसमें बहुत अच्छा एक पोर्ट्रेयल किया है डॉक्टर की लाइफ पे, तो जो भी डॉक्टर उसको देख के आएगा ना, उसको कहीं ना कहीं मन में लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा था, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, वो उसमें अपने आप को ढूंढेगा, अपने आप को उसमें असेसमेंट करेगा। बिल्कुल, है ना। तो हम जब अच्छी चीज़ को देखते हैं ना, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये माने पेशेंट्स को बताने के लिए या जनरल पब्लिक को बताने के लिए कि ये डॉक्टरी लाइफ में होता है, हम लोगों को जानने के लिए भी। अब जैसे मैं ही इन किताबों, इन पन्नों को कभी पढ़ रहा हूँ, पलट रहा हूँ, तो जैसे मैंने मान लीजिए ये म्यूजियम देखा, था कितना साफ है, कितना सुंदर, तो मुझे ये लगा कि मुझे भी इसको ऐसे मेंटेन करना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणा सूत्र की तरह काम करते हैं। वो कोई भी समय हो, कोई भी पीढ़ी हो, बिना प्रेरणा के वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और इसमें बहुत सारे लोगों को, खासकर जो वर्तमान में हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब पर बहुत ही काम करें, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी से आप बात जो बोल रहे हो ना, तो एक चीज़ मेरे को याद आ रही है। जैसे देखिए, ये बुक आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी अच्छी है। जैसे कक्षा 11-12 के बच्चों को, जो बच्चे आगे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते, उनके लिए भी ये बहुत प्रेरणा की चीज़ है। वो इसमें देख सकते हैं कि उनके आने वाली अगली 15, 20, 25, 50 साल कैसे होने हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हम लोग बड़े होंगे, कैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रहते होते, MBBS, MD, DM, MCH होते होते हम लोग आगे कंसल्टेंट बनेंगे, फैकल्टी बनेंगे, रिटायर होंगे। तो ये बेसिकली अपना पूरा फ्यूचर भी उनको इसमें दिखाया जाए, उनको प्रेरणा मिलेगी, कितनी अच्छी लाइफ हो सकती है, ऐसे हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह की चीज़ें बहुत प्रभावित करेंगी, प्रेरित करेंगी। हाँ। बिल्कुल में ये होती है कि सर्व कल्याण की भावना तो इसमें वो समाहित है। और इसका जो उद्देश्य है, मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो इसका उद्देश्य है वो पूरा हो और ये हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। और चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जीवन बगिया में हर दिन यूं ही मुस्काना, कस्तूरी सी खुशबू लेकर सारे जग को महकाना। एक डॉक्टर और एक पेशेंट का जो रिश्ता हो वो ऐसा ही हो कि एक दूसरे के जीवन में वो मुस्कुराते रहें और उससे जो ऊर्जा वो ग्रहित करें वो पूरे संसार में फैलाएं, स्प्रेड करें। और बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे आज इस महत्वपूर्ण किताब के बारे में बात करके। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।